नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 17 फरवरी, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। जम्मू कश्मीर में छापेमारी के दौरान जैश ए मोहम्मद के 10 ओवरग्राउंड वर्कर गिरफ्तार। बड़ी खबर निकल के आ रही है एक्शन पुलिस प्रशासन के। दूसरी बड़ी अपडेट, कार्रवाई, दाऊद इब्राहिम के भाई को कोर्ट में पेश करने का वारंट। इस बीच मनी लॉन्ड्रिंग और उगाही से जुड़े मामले में कसा शिकंजा। तीसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे यूक्रेन पर रूस के हमले के खतरे के बीच भारतीय छात्रों के लिए मोदी सरकार ने उठाया बड़ा कदम, एयरलाइंस को दिए बड़े आदेश। वो हम आपको बताएंगे। हालात बेहद खराब हुए इस बीच। अगली अपडेट बताएंगे जहां पे नौसेना के पूर्व वाइस चीफ वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा के पहले समन्वयक नियुक्त किए गए हैं। कैसे कैसे समुद्र में भारत की बढ़ रही है ताकत, वहीं आपको बता दें टेरी समिट। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को दिया है शौर्य गठबंधन का मंत्र। जहाँ बताएंगे मकसद वन सन वन वर्ड वन ग्रिड, इसके बारे में आखिर क्या है पूरा मामला। और इस बीच एफएटीएफ में आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाने में नाकाम पाकिस्तान, एफएटीएफ की ब्लैक लिस्टेड में जाना लगभग हुआ तय। लगा पाकिस्तान को अब तक का सबसे बड़ा झटका। तो एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। जहाँ बताएंगे रशिया और यूक्रेन के बीच क्या कुछ है, पहुंची है पूरी रिपोर्ट, तो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें जम्मू कश्मीर में छापेमारी के दौरान जैश ए मोहम्मद के 10 ओवरग्राउंड वर्कर हुए गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर पुलिस की जांच एजेंसी AISI ने प्रतिबंधित आतंकी समूह जैश ए मोहम्मद के लिए काम करने के आरोप में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें ओवरग्राउंड वर्कर यानी OGW भी कहा जाता है। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया है कि पूरी कार्रवाई जम्मू कश्मीर पुलिस की नवगठित एजेंसी SIA द्वारा की गई है। आपको बता दें SIA का गठन हाल ही में किया गया और इसके साथ ही आतंकवाद और अलगाववाद से जुड़े अपराधों की जांच करने का अधिकार दिया गया। और अधिकारियों ने ऑपरेशन के बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि SIA ने कश्मीर के दक्षिण और मध्य जिलों में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई है। 10 लोगों को यानी जैश ए मोहम्मद के 10 वर्कर को गिरफ्तार किया गया है, जो कि बड़ी खबर और बड़ी सफलता लगी है। एक और अपडेट लेते हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए मोदी सरकार ने दिए बड़े आदेश, एयरलाइंस के संपर्क में भारत सरकार। दोस्तों यूक्रेन पर रूस के साथ युद्ध का संकट लगातार मंडरा रहा है। भारतीय अधिकारी कई एयरलाइंस के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि यूक्रेन में रहने वाले जो भारतीय देश लौटने की इच्छा रखते हैं उनके लिए फ्लाइट्स की संख्या में इजाफा किया जा सके। यूक्रेन में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र पढ़ाई करते हैं। भारत सरकार ने उनके लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। यदि वे वर्तमान परिदृश्य में देश में लौटना चाहते हैं तो फ्लाइट्स की संख्या बढ़ाई जाएगी। इस मामले में परिचित लोगों ने बुधवार को बताया है कि भारत और यूक्रेन के बीच उड़ानों की संख्या कैसे बढ़ाई जाए, इस पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारियों के विभिन्न एयरलाइंस के साथ चर्चा चल रही है। और इस बीच सिविल एविएशन के मिनिस्ट्री के अधिकारी ने कहा है कि हम जानते हैं कि कई भारतीय छात्र समय यूक्रेन में और उनके परिजन और हम चिंतित हैं। इसके लिए बाकायदा फ़ोन नंबर्स भी जारी किए गए हैं, सहायता और जानकारी संपर्क भी जारी किए गए हैं। कीव में भारतीय दूतावासों की इमरजेंसी लैंडिंग भी कराई गई। इसके साथ ही जो एयरलाइंस है उनके संपर्क में भारत सरकार है, यानी हर संभव मदद के प्रयास जारी हैं। एक और अपडेट निकल के आ रही, पाकिस्तान को लगा करारा झटका। आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाने में नाकाम पाकिस्तान, एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में जाना लगभग तय। पाकिस्तान ने आतंकवाद को समर्थन करने के अपने रुख में कोई बदलाव नहीं किया और अब अपने इस रवैये की बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। दरअसल फ्रांस की आतंकरोधी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ की बैठक जल्दी होने वाली और इससे पाकिस्तान में जारी आतंकी गतिविधियों को लेकर चर्चा होनी है। माना जा रहा है कि इससे पहले ही एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल पाकिस्तान इस साल संस्थान की ब्लैक लिस्ट में शामिल हो सकता है, यानी उनकी वित्तीय स्थितियां अब और बिगड़ने के आसार हैं। पाकिस्तान जून 2018 में एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ था, तब से लेकर अब तक वो इस लिस्ट में बना हुआ है। एफएटीएफ ने आतंकवादी गतिविधियों की वित्तीय मदद न रोक पाने के लिए पाकिस्तान को कई बार चेतावनी भी जारी की। इसके बावजूद इमरान सरकार अब आतंकवाद के लिए अपनी ज़मीन के इस्तेमाल को नहीं रोक पाया है। तो एक तरीके से ये पाकिस्तान जो आतंकियों नहीं रोक पाया, इसलिए एफएटीएफ का फैसला होगा। एक और अपडेट लेते हैं। चाइना के साउथ चाइना सी को लिए बड़ा झटका हो, क्योंकि दोस्तों नौसेना पूर्व वाइस चीफ वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा के पहले समन्वयक नियुक्त किए गए हैं।
इससे समुद्र में जहां एक तरफ भारत की ताकत बढ़ेगी, वहीं पाकिस्तान और खास करके समुद्र में चीन के लिए झटका है। दरअसल नौसेना के पूर्व वाइस चीफ वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है। सरकारी सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी और इस बीच वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार ने 30 जनवरी 2019 को नौसेना वाइस चीफ का पदभार संभाला था। आपको बता दें, अमरावती नगर के सैनिक स्कूल पुणे में खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार 1 जुलाई 1982 में भारतीय नौसेना के एग्जीक्यूटिव शाखा में शामिल हुए थे। एक और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, बड़ी खबर, 20 मील दूरी रूसी सेना घर के ऊपर उड़ रहे हेलीकॉप्टर, यूक्रेन में फंसे स्टूडेंट ने बयां किए दर्द। दरअसल आपको बता दें, यूक्रेन में युद्ध के हालात के बीच वहां फंसे भारतीय तत्काल वापस आना चाहते हैं, लेकिन टिकट का किराया करीब 10 गुना तक महंगा हो गया है। यूक्रेन में उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के कई शहरों के छात्र फंसे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की MBBS की छात्रा भी यूक्रेन में भारत वापस लौटने के प्रयास में है। तो दोस्तों आपको बता दें, छात्रों का कहना है कि घर के ऊपर से हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं और पूरा युद्ध जैसा माहौल है। हालांकि भारतीय दूतावास लगातार संपर्क में है और यूक्रेन से बात कर रहे हैं। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। पहली बार UN मिशन सेवा के 69 सदस्यीय पैनल का हिस्सा बनेंगी 25% महिलाएं। अफ्रीका और यूरोप में होंगी तैनाती उनकी। जी हाँ, दरअसल यूनाइटेड नेशन मिशन सर्विसेज के लिए सूचीबद्ध 69 सदस्य वाले पैनल में 25% से ज़्यादा महिला पुलिस अधिकारियों का चयन किया गया है। ऐसा पहली बार है जब पुलिस अधिकारियों में महिलाओं की मौजूदगी 25% से भी ज़्यादा है। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया है कि इन 69 सदस्यों में अलग अलग अर्धसैनिक बल, केंद्रीय पुलिस संगठन CPO और विभिन्न राज्यों में 19 महिलाएं शामिल हैं। 69 सदस्यों वाली नई क्वालिफाइड टीम है। तो एक तरीके से ये बड़ी खबर। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया बड़ा ऐलान, बोले यूपी में BJP का मतलब दंगाराज गुंडाराज से मुक्ति और सभी त्योहारों को मनाने की आज़ादी। सीतापुर में बोले प्रधानमंत्री मोदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सीतापुर में जनसभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों पर निशाना साधा और उत्तर प्रदेश में BJP सरकार से होने वाले फायदे लोगों को गिनाए। उन्होंने कहा है कि यूपी में BJP का मतलब दंगा राज, माफिया राज, गुंडा राज पर नियंत्रण और सभी त्योहारों को मनाने की आज़ादी। यूपी में BJP होने का मतलब है मंचलों से बेटियों महिलाओं की सुरक्षा। यूपी में BJP यानी केंद्र से आने वाली योजनाओं की दोगुनी रफ्तार। इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा हमला बोला और कहा है कि जो जंगल राज, दंगा राज, माफिया राज, परिवारवाद, गुंडा राज पर सब पे नियंत्रण, और BJP जब एक बार पैर जमा लेती है तो परिवारवादी जो रिमोट से सरकार चलाते थे उनकी हवा खराब हो जाती है। एक और अपडेट लेते हैं। साध्वी प्रज्ञा का बड़ा बयान, बोले जिन घरों में बुआ, मौसी, सौतेली माँ की बेटी से शादी होती वहीं पहनो हिजाब, भारत में पहनने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश में हिजाब को लेकर फिर से राजनीति गर्मा गई और हिजाब को लेकर देश भर में चल रही बयानबाजी में भोपाल की भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा भी कूद गई हैं। उन्होंने बुधवार को कहा है कि सनातन धर्म में महिलाओं की पूजा होती है, लेकिन जिनके घरों में बहन का नाता नहीं है, जिनके घरों में बुआ, मौसी की लड़की, पिता की पहली पत्नी की लड़की सबसे शादी कर सकते हैं, उन्हें घर में हिजाब पहनना चाहिए। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भोपाल सांसद ने कहा है कि बाहर निकलकर तुम सूरत दिखाओगे या ना दिखाओ, तुम खूबसूरत हो या बदसूरत हो, हमें क्या लेना देना। जहां हिजाब पहनना है घर में हिजाब लगा के रखो। इस तरीके से उन्होंने बड़ी बातें कही हैं। आप इनकी बात से सहमत हैं या फिर उन्हें अपने सुझाव दें। लेकिन इस बीच एक और अपडेट निकल के आ रही। CM योगी आदित्यनाथ ने कहा, अखिलेश यादव तुम्हारी सारी गर्मी 15-16 दिनों का इंतजार करो और उसके बाद निकल जाएगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में तीसरे चरण का रण 20 फरवरी को होगा। प्रदेश के 16 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग होगी। झांसी में इसी चरण में चुनाव होगा और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को यहाँ चुनाव प्रचार करने पहुंचे। उन्होंने रोड शो किया। ABP न्यूज़ ने इस दौरान योगी आदित्यनाथ से खास बातचीत की और बुलडोजर से लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर उन्होंने सवाल किया गया। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 10 मार्च के बाद भी प्रदेश में बुलडोजर चलेगा। चुनाव के नतीजे आने से 15-16 दिन बाकी हैं। अखिलेश यादव की सारी गर्मी उतर जाएगी। इस तरीके से उन्होंने ये बड़ी बातें कही हैं। फिलहाल दोस्तों एक ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पर
पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान तालिबान के सामने टेका घुटने। उसने कहा मैं तो परेशान हो गया, यूनाइटेड नेशन से मांगी मदद। दरअसल जिस तालिबान को पाकिस्तान ने अब तक उसी से खतरा महसूस हो रहा है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से हो रहे हमलों को लेकर चिंतित है। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से उन मास्टरमाइंड्स को जवाबदेह ठहराने का आग्रह किया है जो अपने क्षेत्र में सीमा पार आतंकवादी हमलों का समर्थन करना जारी रखते हैं। आपको बता दें पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कई हमले हुए हैं और पिछले 3 हमलों में पाकिस्तान सेना के 17 सैनिक मारे गए हैं। इसके साथ ही सेना के एक अधिकारी की भी मौत हो गई है। पाकिस्तान इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ने इन हमलों के बाद कहा था कि बलूचिस्तान में हमले करने वाले अफगानिस्तान और भारत में अपने आकाओं के बीच बातचीत कर रहे थे जिसे अपने इंटरसेप्ट किया था। दरअसल पाकिस्तानी प्रतिनिधि उमर सिद्दीकी ने संयुक्त राष्ट्र में सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि अफगानिस्तान के क्षेत्र का इस्तेमाल पाकिस्तान पर हमले करने के लिए न किया जाए। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। पठानकोट बड़ी खबर निकल के आ रही है जहाँ पठानकोट में गरजे प्रधानमंत्री मोदी। पाकिस्तान से सटी सीमा पे पहुँचे प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तान को दी चेतावनी। दरअसल दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है जहाँ प्रधानमंत्री मोदी पंजाब में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पाकिस्तान से सटे सीमा पर अपनी एक बड़ी रैली किया है। पठानकोट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि मुझे और भाजपा को जिस तरीके से हिंदुस्तान के अनेक राज्यों में सेवा करने का अवसर मिला, मुझे पंजाब की वैसा सेवा करने का अवसर नहीं मिला। हम यहाँ एक छोटे दल के रूप में सरकार के साथ हाशिए पर चला रहे थे। उन्होंने कहा है कि पंजाब की शांति की और एकता के लिए हमने अपनी पार्टी का अनुशासन करके पंजाब का भला करने को प्राथमिकता दी। मुझे 5 साल आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि कुछ लोग पाकिस्तानी परस्ती हैं। सिद्धू समेत तमाम लोगों पर उन्होंने हमला बोला है। इसके साथ उन्होंने कहा है कि आज हमारे नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और हम चाहते हैं कि पंजाब दीजिए ताकि अब कहीं ना कहीं एक तरीके से पंजाब भी आगे बढ़ सके और विकास के पथ पर पंजाब अग्रसर हो सके। तो पीएम मोदी ने पाकिस्तान को भी चेतावनी दी है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। रूस के खिलाफ जंग के मैदान में उतरने को तैयार बूढ़े और बच्चे AK-47 के साथ लिए ट्रेनिंग। दोस्तों दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए युद्ध का आसार पैदा हो गया है। रूस ने यूक्रेन की सीमा पर 1,30,000 सैनिकों को तैनात कर दिया। इसके अलावा बड़ी संख्या में आधुनिक हथियारों को भी तैनात किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि रूस बुधवार को यूक्रेन पर हमला कर सकता है। हालांकि रूस ने हमले की बातों से इनकार किया है और कहा गया है कि वो ऐसा करने का इरादा नहीं रखते हैं। वहीं युद्ध के साए के बीच यूक्रेन में अब और बूढ़ों और बच्चों ने हथियार उठाना शुरू कर दिया है। यूक्रेन की 69 वर्षीय वेलेटिना की तस्वीरें इन दिनों काफ़ी वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में उन्हें एक AK-47 के साथ देखा जा सकता है। दरअसल आपको बता दें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमले का आदेश दिया तो वो अपने शहर की रक्षा करेंगे। 2014 में संघर्ष की शुरुआत होने के बाद से ही बूढ़े लोगों को एक सेना बनाई गई थी। इस तरीके से उन्होंने बातें कही। एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों जहां पे आपको बता दें पाकिस्तान में हाहाकार। इमरान खान के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। पाकिस्तान की जनता पर इमरान सरकार ने गिराया पेट्रोल बम। 160 रुपये प्रति लीटर के भाव बिक रहा है तेल। पाकिस्तानी सरकार ने मंगलवार को पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में 12 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी करके जनता पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। सरकारी सूचना के अनुसार पेट्रोल की कीमतों 12 रुपये प्रति लीटर और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9.5 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट्स के अनुसार इस तरीके के हल्की गति वाले डीजल की कीमत में 9.43 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। वहीं मिट्टी के तेल में 10 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। हालांकि आपको बता दें अब इन वृद्धि जो इन बढ़े दामों का जोरदार तरीके से विरोध हो रहा है और कहीं ना कहीं एक तरीके से लोगों में गुस्सा फूट पड़ा है और उनका कहना है कि ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और जितने बड़े पैमाने पे इस तरीके से कहीं ना कहीं दाम बढ़े हैं वो कहीं ना कहीं भारी पड़ने वाला है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। आपको बता दें कर्नाटका सिटी हिजाब विवाद की आग देश के अन्य राज्यों तक पहुंची।
आगरा में ताजमहल के बाहर हुआ हंगामा, मध्य प्रदेश में जारी है विरोध प्रदर्शन। कर्नाटक से उठी हिजाब विवाद की आग अब देश के अन्य राज्यों तक पहुंच चुकी है। हिजाब विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजमहल के बाहर जमकर हंगामा हुआ। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर नारेबाजी की गई। प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं और हिजाब विवाद को लेकर आगरा में बवाल हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीएचपी से जुड़े लोग ताजमहल के बीच भगवा पहनकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। हालांकि पुलिस ने उनको रोक दिया। दुर्गा वाहिनी के क्षेत्रीय संयोजक रीना शर्मा ने कहा है कि हिजाब के समर्थन वाले लोग कल बोलेंगे कि नमाज स्कूल में पढ़ेंगे, लेकिन देश में ऐसा नहीं चलेगा। तो इस तरीके से उन्होंने ये बड़ा हमला बोला है। एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर, एक्सपर्ट का दावा ताइवान पर है और आक्रामक हो सकता है चीन, युद्ध के बड़े आसार। दोस्तों, रूस और यूक्रेन तनाव के बीच चीन की राजधानी बीजिंग में चल रही विंटर ओलंपिक खेलों की चर्चा भी जोरों पे है। अमेरिका के बाद अब यूक्रेन के ने भी ये कहकर सनसनी फैला दी है कि रूस इन गेम्स के बीच 16 फरवरी को उस पर हमला कर सकता है। ये दावा एक्सपर्ट ने किया है और जानकारी की तरफ से यहाँ तक कहा गया है कि रूस यूक्रेन तनाव के बीच चीन रूस के बीच बनते नए समीकरणों में भविष्य में शी जिनपिंग की अधिक फायदा होगा। इस बीच आपको बता दें, यूक्रेन के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है और सीधा कहीं ना कहीं बढ़ते तनाव के बीच जहाँ एक तरफ रशिया और यूक्रेन तो वहीं चाइना और ताइवान के बीच तनाव बढ़ रहा है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर, पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पर इमरान खान की सत्ता के 3.5 साल में साख धूमिल हो रही है। दरअसल दोस्तों, इमरान खान को पाकिस्तान की सत्ता संभालने 3.5 साल हो चुके हैं। अभी तक तो वो सरकार बचाने में सफल नहीं रहे, लेकिन अब आगे ज़्यादा देर तक बचे रहना मुश्किल नज़र आता है। इमरान की तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी काफ़ी कमज़ोर हो गई है और साख खो चुकी है। पार्टी को स्थानीय निकाय चुनाव में मिली करारी हार इमरान की लोकप्रियता में आई कमी की तरफ इशारा कर रही है। यही कारण है कि इमरान खान की अब जो है नैया डूब चुकी है और इमरान खान के खिलाफ जनता उठ खड़ी हुई है। महंगाई भी पूरी तरीके से बढ़ चुकी है। इमरान खान की मुसीबत में तालिबान भी आ गया है, तो लगातार चौतरफा बढ़ रहे हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट। रूसी संसद ने पुतिन से कहा पूर्वी यूक्रेन को बनाओ अलग देश। तो दूसरी तरफ अमेरिका ने कहा अगर हमला हुआ तो फिर बर्बाद हो जाएगा रशिया। रूसी संसद के निचले सदन में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से पूर्वी यूक्रेन में 2 रूसी समर्थित अलग क्षेत्रों को स्वतंत्र के रूप में मान्यता देने के लिए मतदान किया। यूरोपीय यूनियन ने मॉस्को से इस पर अमल नहीं करने की अपील की। पुतिन समर्थक सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी के सदस्य वोलोडिन ने कहा है कि अपील तुरंत क्रेमलिन की भेजी जाएगी। हालांकि ये साफ नहीं है कि क्रेमलिन को इनकी समीक्षा करने में कितना वक्त लगेगा। स्वघोषित डोनेट्स्क और लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिकन की मान्यता पूर्वी यूक्रेन शांति प्रक्रिया को मार सकती है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहाँ पे आपको बता दें जम्मू कश्मीर में घाटी में SIA की कई जगहों पर रात भर कार्रवाई। ISI 10 आतंकी मददगार गिरफ्तार, जैश सरगनाओं के निर्देश पर कर रहे थे काम। राज्य जांच एजेंसी ने दक्षिण और मध्य कश्मीर के 10 अलग अलग स्थानों पर रात भर छापेमारी की। आतंकवाद समेत अन्य घटनाओं में शामिल लोगों के खिलाफ घाटी में ये कार्रवाई की गई है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जैश ए मोहम्मद से जुड़े लोगों और उनके लिए काम करने वाले स्थानीय मददगारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। देर रात तक विभिन्न जगहों पर हुई कार्रवाई में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पकड़े गए आतंकी मददगार सरगनाओं के निर्देश पर विभिन्न आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अधिकारियों ने बताया है कि ये कार्रवाई जारी रहेगी। आतंकवाद और अलगाववाद से जुड़े अपराधों की जांच के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने हाल ही में राज्य जांच एजेंसी SI का गठन किया है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें जहाँ पे दिल्ली पुलिस का 75वां स्थापना दिवस, गृहमंत्री अमित शाह ने ली परेड की सलामी। कहा अगले 25 साल का रोड मैप तैयार करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस के 75वें स्थापना दिवस मनाया गया और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस के 75वें स्थापना दिवस समारोह में शिरकत की। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस परेड की सलामी ली और दिल्ली पुलिस स्थापना दिवस परेड के मौके पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह मौके पर गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं दिल्ली पुलिस को कोविड-19 महामारी और दिल्ली दंगों के दौरान निभाई गई भूमिका और विशेष रूप से दंगों की निष्पक्षता और सख्ती से जांच करने के लिए बधाई देता हूं। उन्होंने इस मौके पर कहा है कि दिल्ली पुलिस अगले 5 साल और 25 साल के बेहतर लक्ष्यों के साथ रोड मैप तैयार करे। अमित शाह ने कहा है कि दिल्ली पुलिस ने कोविड महामारी के दौरान असाधारण काम किया और इस दौरान कई आतंकी प्रयासों को भी विफल
किया गया है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें, जहां पे पीएम ने भरी हामी, मार्च में जम्मू कश्मीर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी और 25,000 करोड़ के निवेश का करेंगे शुभारंभ। पाकिस्तान में और पाकिस्तान परस्त आतंकी तिलमिलाए। जम्मू कश्मीर में नई औद्योगिक नीतियों व औद्योगिक पैकेज से बदले माहौल के बीच मार्च माह में प्रधानमंत्री मोदी प्रदेश में 25,000 करोड़ के निवेश का धरातल पर शुभारंभ करेंगे। प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री को निवेश की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए आमंत्रित किया था, जिस पर पीएम ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करने पर सहमति जताई। ये जानकारी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दी और मंगलवार को जम्मू के बजालता में 41 करोड़ की लागत से तैयार बिजली आपूर्ति से जुड़े 20 परियोजनाओं के उद्घाटन समारोह में ये चीज़ें वो कह रहे थे। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक